हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारे लोगों को दी जाने वाली पेंशन से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस पेंशन का ऐलान 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इस पेंशन के लिए कौन कौन पात्र होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में 40 से 60 साल तक के लगभग 71,000 कुंवारे और विधुर लोगों को हर महीने 2,750 रुपये पेंशन दी जानी है। 60 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये पेंशन बुढ़ापा पेंशन में तब्दील हो जाएगी। सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि ये पेंशन लगने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों से 12% ब्याज के साथ पेंशन की रकम वसूल करेगी। सरकार के नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया गया है कि तलाकशुदा और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को ये पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए ये ठोस नियम बनाए गए हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच जंग अभी भी जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंप दिया है। इसी के साथ बिजनेस कमेटी एडवाइजरी ने भी एक नोटिस जारी किया है, जिसके बाद अध्यादेश की बॉल सीधे आम आदमी पार्टी के पाले में आ गिरी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने केंद्र के अध्यादेश को बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सभी पार्टियों ने कहा कि भाई ऐसा गैर संवैधानिक बिल पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं सुनी सरकार ने, चेयरमैन साहब ने नहीं सुना, और जब सरकार और चेयरमैन साहब ने कोई बात नहीं सुनी तो हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का उस मीटिंग का बहिष्कार किया। और आप लोगों के सामने भी ये बात दर्ज कराना चाहते हैं कि ये एक गैर संवैधानिक बिल लाकर देश के संविधान को तार तार करने पर जुटे हुए हैं, जिसका हम लोग जब भी ये बिल आएगा इसका जमकर विरोध करेंगे। अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को अन्य विपक्षी दलों से भी समर्थन मिलने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, उसके ठीक 72 घंटे के अंदर एक अध्यादेश आता है और उस अध्यादेश का चरित्र गैर संवैधानिक है जो दिल्ली को लेकर के आया, और बाकी जगहों पर बिना अध्यादेश के गवर्नर के माध्यम से ये वही काम कर रहे हैं जो उस ढांचे को तहस नहस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि साहब ये क्या बात है, इसकी लीगलिटी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखिए। लगभग सारा दल एक स्वर में बोला सिवाय भाजपा के, एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ इट। बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिसमें निर्वाचित सरकार को अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। इसी के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश थोप दिया था। केंद्र के इस अध्यादेश को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने विक्रमसिंघे के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 20 जुलाई दिल्ली पहुंचे थे। शिष्टाचार मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिस दरमियान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश मिलकर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। We believe that India's growth will be beneficial to the neighborhood and the Indian Ocean region. I have also appraised Prime Minister Modi
of the extraordinary challenges that Sri Lanka has experienced in economic, social and political terms in the past year, and of the reform measures I have spearheaded on a number of fronts in overcoming these challenges. दोनों देश के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से एक समझौता श्रीलंका में तेज पेमेंट सिस्टम यूपीआई की स्वीकृति के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क समझौते के लिए है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रानिल विक्रमसिंघे ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले एक मुख्य आरोपी का घर भीड़ ने फूंक दिया। यह घटना चेकमई इलाके की है। अचानक से आई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। आग लगाने वाले लोगों में अधिकतर महिलाएं हैं, तो दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में अब तक करीब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल की करीब 12 टीमें मैदान में उतारी गई हैं। इस मामले को लेकर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल ही में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भी कमान संभाल ली है और मणिपुर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना गुट का कहना है कि केंद्र सरकार केवल मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। ये देश का चरित्र है। आप समान नागरिक कानून की बात करते हो, सबसे पहले मणिपुर की कानून व्यवस्था के बारे में बात करें। अब क्यों नहीं बात करते? एक निर्भया कांड हुआ था इस देश में, उसके ऊपर पूरी सरकार हिलाई थी जब बीजेपी अपोजिशन में थी, लेकिन 2 महिलाओं का नेकेड परेड हो गया। ये मगरमच्छ के आंसू अब बहा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल केवल राजनीति कर रहे हैं और वो इस मामले पर चर्चा तक करने के लिए राजी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो, इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाती तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। बता दें, मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा भड़की थी, जो कि अभी भी जारी है। इस दौरान करीब 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च में पुलिस लाठीचार्ज पर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान जहानाबाद से आए बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी। बीजेपी ने इसके लिए सरकार और पुलिस के एक्शन को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अब सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई। इस मामले को लेकर बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार इस घटना में सिर्फ लीपापोती कर रही है। विजय सिंह की हत्या में नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि वो हार्ट फेल होने के चलते उनकी मृत्यु हुई है। ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जब उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तब से नीतीश कुमार की सरकार लीपापोती में लगी थी और इसलिए हमने मांग किया था कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराइए। लीपापोती नहीं करने देंगे नीतीश बाबू। हमको वीडियो चाहिए पूरा पोस्टमार्टम का। और वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी बीजेपी नेता विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बिहार सरकार किस तरह से अघोषित आपातकाल में प्रशासन पर अपनी दबिश बनाए हुए है। सदन से सड़क तक इनके कारनामा को जनता देखी। अब जो 13 तारीख को लाठीचार्ज में शहीद विजय सिंह की हत्या को ये पोस्टमार्टम में कह रहे हैं कि हार्ट अटैक। अरे आपका ये खेल तो पहले भी हुआ। लखीसराय में कवैया के साहू जी की पीट के लोगों ने हत्या किया।
सारे लोग देखे बेहोशी में हॉस्पिटल पहुंचा, हार्ट अटैक घोषित करके हत्या को आपने, मर्डर को आपने मृत्यु में बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी आपके इस पाप के कारनामा को चुपने नहीं देगा। सत्ता में आने पर इसकी जांच कराएगा और जितने भी थाने के अंदर हत्या को हार्ट अटैक में बदल रहा है उन सब की उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि इस 1 साल के अंदर जो खेल हो रहा है वो आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पहले से ही संदिग्धता और पहले से ही चर्चा है। उधर दूसरी तरफ जेडीयू ने बीजेपी पर अपने नेता की मौत पर राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये बीजेपी की आदत रही है। यहां तक कि 2013 में जब गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली के दौरान आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, तब भी उन्होंने नौकरी देने और मृतकों के परिवार की देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.